नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों का ग्रुप डी का तैयारी कैसा चल रहा है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जितना हम दे रहे हैं टॉपिक, आपको जो भी दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं कि शॉर्टकट रास्ता कभी मत अपनाइए, और शॉर्टकट रास्ता अपनाने से आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक ना। कभी भी दिमाग में मत रखिएगा कि जब आपका एग्जाम डेट दे दिया जाएगा तब हम पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये अगर सोच के रखते हैं आप, ऐसा सोच रखते हैं अपना, तो जाहिर है कि आप अपने पैर में खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक ना। इसलिए दोस्तों जो आपको टारगेट दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उसको जरूर फॉलो कीजिए, ठीक ना। क्योंकि देखो जब तक आप प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको एक पूर्ण नॉलेज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना। पूर्ण नॉलेज क्या मतलब समझ रहे हैं ना। एक एग्जाम निकालने लायक तभी आप बन पाएंगे जब आप कम से कम चैप्टर वाइज 2 से 3 बार क्लियर करेंगे। क्योंकि देखो आप कोई भी सेट बनाते हो, प्रॉपर सेट बनाते हो, वहां पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। लेकिन जब उस क्वेश्चन का जो थ्योरी जब आप पढ़े रहता है तो क्वेश्चन सेट करने में भी, मतलब सेट देने में भी अच्छा लगता है, आपको मजा आता है। क्योंकि वहां तुरंत पढ़ते हैं, तुरंत आंसर क्लिक रहता है, क्योंकि आपके माइंड में सारा क्वेश्चन है, सारा जवाब है। लेकिन अगर आप सोचो जरा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो क्या लगता है आपको अब से एग्जाम निकलेगा, आप जो सेट बनाएंगे उसमें अच्छा खासा नंबर आएगा? नहीं आएगा। दोस्तों ये सबको पता है कि 100 नंबर में 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बना देंगे। हाँ, वो इजी रहते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन और जो क्वेश्चन होता है जहां आपका थोड़ा बहुत पेन चलाना होता है, हाँ, जैसे 10 क्वेश्चन लेवल आगे जाएंगे थोड़ा बहुत पेन चलाना होगा, उससे 10 क्वेश्चन लेवल आगे जाएंगे थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपका वहाँ पेन रुक जाता है। समझ रहे हैं ना। उसी के लिए दोस्तों तैयारी करना होता है, उसी के लिए चैप्टर वाइज पढ़ना होता है। बाकी ऐसे तो 30 नंबर 40 नंबर कोई भी बना सकता है, कोई भी कभी भी उठा सकता है। जो नहीं भी पढ़ता है कंटिन्यू 3 महीना में 4 महीना में एक बार भी पढ़ेगा वो भी उठा सकता है, ठीक ना। लेकिन आपको अगर एग्जाम निकालना है, सच में जॉब लेना है, हम हमेशा बोलते हैं एक ओरिजिनल स्टूडेंट का जो पहचान है मेहनत करना है। आपको हमेशा यही दिमाग में टारगेट रखना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है ना। तभी आपका कुछ होने वाला है। और जहां तक अभी आपको टारगेट दे रहे हैं, जैसा कि बोला, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है ना। दोस्तों जैसा कि अभी टारगेट दे रहे हैं आपको कि फिजिक्स से, देखो पहले जो ग्रुप डी का एग्जाम होता था, आप लोग को ही पता है, ग्रुप डी हो या एएलपी हो, दोनों का जो सिलेबस था पहले का जो था, ग्रुप डी हो या एएलपी हो, उसमें जीके ज्यादा रहता था, जीके का मात्रा ज्यादा रहता था। लेकिन आज के डेट में 2018 से आपका जीके का मात्रा ना मात्र के बराबर कर दिया है, यानी कि 4 गो 5 गो, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जीएस पूछ रहा है। और जीएस में भी ऐसा जीएस पूछ रहा है जो कैंडिडेट फंस जाते हैं। समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब दोस्तों नॉर्मल जीएस नहीं पूछ रहा है जो आप स्पीडी पढ़ लेते हैं। वहां से देखो हम क्या बोले, 100 में 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो आप बिना पढ़े भी बना सकते हैं। तो जाहिर है वहीं से आप समझिए कि वहीं से पूछ रहा है, या आप ऐसे सोचिए कि हम जो पढ़ के रखे हैं अभी तक बचपन से, मोटा मोटी वही पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका जीएस है, हाँ, जो आपका टफ जीएस है थोड़ा, जहां से आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, हाँ, आपका न्यूमेरिकल तो 3 से 4 डाल ही रहा है, ऐसा यूनिट भी डाल रहा है, 2 से 3 ऐसा यूनिट डाल रहा है। बाकी और ऐसे क्वेश्चन है जो खुद से क्रिएट करके क्वेश्चन को मतलब घुमा फिरा करके डाल रहा है, यानी कि नॉर्मल जो क्वेश्चन आप स्पीड में पढ़ते हैं वैसा क्वेश्चन नहीं डाल रहा है। इसीलिए दोस्तों देखो ये सब क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए ना आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों आप थ्योरी को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो, ठीक है ना। तभी आपका जो है ना जीएस हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, तभी आपका कंप्लीट होगा। और पढ़ने का तरीका क्या है आप लोगों को हम शुरू दिन से दे रहे हैं, इसके लिए हम फिर से नहीं बोलेंगे, ठीक ना। देखो आज जो लाए हैं आप लोग के लिए टॉपिक स्थिर विद्युत की है, ठीक ना। फिजिक्स का चैप्टर है, निकालिएगा स्थिर विद्युत की निकालिएगा। उसमें से देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखो विद्युत का खोज, विद्युत के बारे में अगर पढ़ते हैं तो विद्युत का खोज भी पढ़ लीजिएगा, कब और किसने किया, विद्युत के बारे में पूरा जानकारी वहां से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। किसको किससे रगड़ने पर कौन सा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, आप लोग पढ़े होंगे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे कांच को रेशम के साथ रगड़ने पर कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो अब कांच पर जैसे धन आवेश उत्पन्न होता है, रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वहां पर 15 गो टोटल टेबल बना दिया गया है, वहां पर आप उसको अगर पढ़ेंगे तो वहां पर टोटल आपको जानकारी मिल जाएगा, और मोटा मोटी क्वेश्चन वहीं से पूछा ही जाता है। जैसे कांच को रोवा से रगड़ा जाए तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाए, तो कांच पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए। देखो कांच और रोवा, कांच और रेशम में
रेशम में कांच प्रधान आवेश होता है, लेकिन कांच को जब रोआ से रगड़ा जाता है तो कांच पर ऋण आवेश होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और कांच और रेशम वाला क्वेश्चन तो फेमस है, लेकिन आपको मोटा मोटी सबका जानकारी रखना जरूरी है। पता नहीं आपसे कब क्या पूछ दिया जाए, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों बोल रहे हैं ना, चैप्टर वाइज पढ़ो। यहाँ से अगर पढ़ लेंगे ना, इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, तो यहाँ से आप मोटा मोटी 15 को टोटल दिया हुआ है, 15 के बारे में आपको पता चल जाएगा, और वहां से उससे ज्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक ना। दोस्तों आगे है विद्युत बल रेखा में भी जरूर पढ़िएगा। ये जो रेखाएं निकलती है, जैसे वक्र निकलती है, वक्र इसका जो डायरेक्शन होता है, मतलब ये पूरी तरह वक्राकार होती है, समझ रहे हैं ना, वक्राकार होती है। हाँ, ये बताती है कि रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर निकलती है। और इसमें जब थ्योरी पूरा पढ़िएगा, आपके पास जितना भी बुक हो, पहले देखो बुक तो हम हमेशा आपको टारगेट दे ही दिया है कि कौन कौन सा बुक रहना चाहिए, ठीक ना। जीएस में आपके पास जनरल साइंस जो रूशन का आता है, जो हम प्रॉपर दिखा रहे हैं आपको, इससे पहले भी दिखाए थे, वो भी होना चाहिए, ठीक ना। जीएस से संबंधित यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, जो आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, और हमको लगता है मार्केट में सबसे अच्छा बुक अभी वही है, ठीक ना। उसको अगर आप ले लेते हैं, और जनरल साइंस का जो रूशन आता है, ये 2 बुक रहने से आपका साइंस बहुत अच्छा होगा। और जीएस ये यूथ पब्लिकेशन का जो है, उसमें जो है न्यूमेरिकल बहुत सारा डाला हुआ है, ऐसा यूनिट बहुत सारा, मतलब जितना शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछा हुआ है सारे डाले हुए हैं। लेकिन आपको ये थोड़ा अलर्ट करेंगे, थोड़ा सचेत करेंगे कि क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। रटिएगा तो आप बेसिक 4 दिन 5 दिन आप माइंड में रख सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से उसको तोड़ना सीख जाएंगे। तो वो साइंस का आता है रटने के लिए नहीं, वो कहता है जितना तोड़ोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। तोड़ने से ये फायदा होगा दोस्तों कि आपको कितना घुमा के कैसा भी क्वेश्चन डालेगा ना, आप उसका आंसर एक्यूरेट आंसर निकाल ही लेंगे, ठीक ना। इसीलिए बिल्कुल भी रटिएगा नहीं। आपको थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो, उसमें तो पहले वो नीचे आपका डिटेल में पूरा लिखा हुआ है कि इसका आंसर जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उससे संबंधित रिलेटेड और उसमें पूरा जानकारी दिया हुआ है। उसमें भी थोड़ा सा अगर आपको लगे कि नहीं और पढ़ना चाहिए, तो रूशन का जनरल साइंस है ही, ठीक ना, उसको जरूर पढ़िएगा। तो 2 बुक होना चाहिए, यूथ पब्लिकेशन का साइंस का आता है वो, और एक लूशन का, ठीक ना। आपका साइंस बहुत अच्छा होगा, ये 2 बुक पढ़िएगा। आगे है दोस्तों चालक और अर्धचालक। इसमें देखो, इसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ना होता नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा इसका जो एग्जाम्पल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चालक है, या कौन सा अर्धचालक है, या फिर कौन सा अचालक है। तो इसके बारे में जो एग्जांपल है, सबसे अच्छा चालक तो आपको पता भी है, चांदी है। और चालक में कुछ भी डाल दे, हाँ, रबर डाल दे या फिर लकड़ी डाल दे, पेन डाल दे, और चालक हो गया। अर्धचालक में थोड़ा बहुत कैंडिडेट फंस जाते हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखो अर्धचालक से रिलेटेड ज़्यादा नहीं, जैसे कि आपका आ जाता है जर्मेनियम, आ जाता है सिलिकॉन, आ जाता है कार्बन, आ जाता है सेलेनियम, आ जाता है, ये सब चालक होते हैं, ठीक ना। तो अर्धचालक में प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पता है यहाँ पे चालक और अचालक में नहीं फंसेगा तो यहाँ फंसेगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है ढंग से। विद्युत बल का नियम या कूलम का नियम या विद्युत बल का नियम आप इंटर में पढ़े होंगे, अगर इंटर में साइंस आप रखे होंगे और ढंग से पढ़े होंगे। विद्युत बल का नियम कहता है कि 2 आवेश होता है, ठीक है, 2 आवेश होता है, ऋण हो या फिर पॉजिटिव हो, या फिर पॉजिटिव निगेटिव हो। बोलता है क्या 2 आवेश जो होते हैं, ठीक है, 2 आवेश जो होते हैं, ये गोला हो गया, ठीक है, बोलता है क्या दोनों Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। बोलता है क्या विद्युत बल जो इसमें जो विद्युत बल लगेगा, ये दूरी हो गया, r डिस्टेंस पर लगा हुआ है। ये क्या कहता है कि विद्युत बल जो इसमें लगेगा F, क्या कहता है कि Q1 और Q2 के गुणनफल जो होता है इसके बराबर होगा, और इसका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। इसी को विद्युत बल का नियम या कूलम का नियम कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि E एप्सिलॉन नॉट इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, बताओ। प्रॉपर तरीके से जब आप पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा, ठीक ना। उसके बाद जब इसको हल किया जाता है, जो फाइनली जो ऐप का जो मान आता है वो कितना आता है, यानी विद्युत बल का नियम या कूलम के नियम ऐप का जो वैल्यू आता है, कितना आता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। इतना मान आता है। ये भी पूछा जाता है, और कभी कभी इसका ऐसा यूनिट भी पूछा जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप चैप्टर वाइज जरूर कंप्लीट करो, तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। उसी से रिलेटेड है दोस्तों कूलम के नियम का महत्व। इसका महत्व क्या है, उससे जब पूरा पढ़िएगा उसमें सारे जानकारी मिल जाएगा। आगे है दोस्तों खोखले चालक के भीतरी भाग में विद्युतीय क्षेत्र।
क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है और लड़का कैंडिडेट बहुत सही करके भी आते हैं और बहुत गलत करके भी आते हैं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन जो भी है जितना है आप चाहते हैं, आप ये सोच रखते हैं हम तो बना ही दिया, मेरा रिजल्ट हो ही गया ही, तो आप गलत फहमी में हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं। दोस्तों हमेशा धरती पर जमीन से जुड़े रहिए, आपका ही फायदा होगा, समझ रहे हैं ना। नॉर्मल क्वेश्चन सभी कोई बनाते हैं, सब प्रत्येक कैंडिडेट करते हैं, आपको वो क्वेश्चन करना है जो सब छोड़ के आते हैं, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक ना। इसीलिए देखो कह रहा है खोखले चालक के भीतरी भाग में विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। अब देखो कोई चालक है जो खोखला है, समझ रहे ना, खोखला मतलब समझ लो कि अंदर से खोखला है। अब इसका भीतरी भाग में विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। अब बाहरी पे आवेश दिया गया दोस्तों, बाहर में जब आवेश दिया गया तो बाहर में अगर आवेश दिया गया, चलो यहाँ पर आवेश दिए, ये तो बाहर में पूरी तरह से छा गया ना, अंदर क्या जाएगा, अंदर तो कुछ भी नहीं जाएगा, अंदर जीरो होगा, समझ रहे ना, अंदर जीरो होगा। दोस्तों किसी भी खोखले चालक के भीतर में जो विद्युतीय आवेश होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है, वो हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी बारिश में, आंधी तूफान में आप बाहर निकलते हैं, अगर कार में बैठे हैं आप, इसीलिए बोलते हैं कि आप बारिश आंधी तूफान में जब आपको ऐसा लगे बिजली गिरने वाला है, तो वहां पर कार का जो दरवाजा होता है वो पूरी तरह से बंद करने के लिए बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। कार का जो दरवाजा होता है दोस्तों वो पूरी तरह से बंद करने के लिए बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। इसका दरवाजा पूरी तरह से आप जब बंद रखेंगे, जब भी विद्युत गिरेगा तो इस पर पूरी तरह से छा जाएगा, कार पर पूरी तरह से छा जाएगा, समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से छा जाएगा, यानी कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा भी क्षति आपका नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, विद्युतीय किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति कार के अंदर बैठा हुआ है, अगर उस पर कार पर बिजली गिरी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि खोखले चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। और सारे क्वेश्चन जो भी बताए दोस्तों, हम सिर्फ आपको टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड हल्का थोड़ा हिंट्स कर रहे हैं आपको कि क्या पूछा जाता है और क्या ना पूछा जाता। जो भी बताएं आपको VVI समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से जितना भी टारगेट दे रहे हैं दोस्तों, आप उसको जरूर पूरा कीजिए, और जो भी न्यू कैंडिडेट है जितना भी है जरूर उसको जोड़िए इस चैनल से, समझ रहे हैं ना। और दोस्तों वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं, फिर से आगे जब भी आएंगे टारगेट लेकर के ही आएंगे आपके पास। लेकिन मैथ और रीजनिंग के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं कि मैथ और रीजनिंग को कैसे कवर करना है। दोस्तों आपको हम दिए थे कि 2 सेट लगाओ, दिन में 2 सेट लगाओ, एक सेट लगाओ भैया मॉर्निंग में, हाँ, और दूसरा सेट लगाओ भैया इवनिंग में। जब 2 सेट लगाएंगे आप, यहाँ से आपको कैसा बोले हैं कि सेट को जब भी बनाते हैं उसको, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं, जिस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं उसी क्वेश्चन को बनाइए, ठीक ना। ऐसा जब करते हैं दोस्तों कि उसमें जो जितना भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, सपोज इधर 25 मैथ में, 25 में तो आप फंसेंगे नहीं, चलो कि आप 12 या 13 में फंस गए, 12 या 13 में फंस गए, या 10 में फंस गए, या 5 में फंस गए, ठीक ना। जो जितने भी क्वेश्चन में आप फंस गए, देखो मैथ में कौन से चैप्टर से, CI से है, SI से है, परसेंटेज से है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चैप्टर है दोस्तों, देखो वो सवाल किस टाइप के हैं, उस टाइप के सवाल को आप मैथ के बुक निकालो, हाँ, वहाँ से उसका पूरा खानदान ही खत्म कर डालो, पूरा उसका जन्म कुंडली निकाल डालो। नेक्स्ट डे से जब भी ऐसे टाइप के सवाल आएंगे, 1 नंबर बढ़ा ना, 2 को पूछेगा 2 नंबर बढ़ा, ऐसे कवर किया जाता है चैप्टर को। और कम समय में पूरा चैप्टर पर पकड़ बनाने का ये सबसे आसान तरीका और सबसे शॉर्टकट और सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए हम बोलते हैं सेट को जब भी बनाओ रंगो मत, पढ़ो उसको, क्योंकि वहाँ से आपका टाइम बचेगा, तभी तो आप चैप्टर पर समय देंगे, टाइम देंगे, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक ना। इसीलिए इसको इस तरीके से बनाना है, पढ़ना है। और जैसा कि बोले, जो भी कैंडिडेट न्यू है उसको चैनल से जरूर जोड़ें, उसको भी फायदा प्रॉपर तरीके से लेने दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।